आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग 8 जून के इनसाइट के डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को इनसाइट की वेबसाइट से ही मिलेगी और इनसाइट की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करनी है स्टार्ट होने से पहले। विजन की पूरी मंथली कंपाइलेशन मैंने अपलोड कर दी है अप्रैल मंथ की। मई की उनकी 15 या 16 को आती है नेक्स्ट मंथ की, यानी कि अब जो 15-16 जून आएगा उसको विजन की जैसी ही आएगी मैं उसको भी स्टार्ट कर दूंगा। इनसाइट वाली जो मई की वो चल रही है, 3 या 4 वीडियोस हो चुकी हैं उसके अंदर अपलोड, और बाकी बची हुई 1-2 दिन के अंदर पूरी एक साथ हो जाएंगी। बैक टू बैक आएगी वो वाली सीरीज़ पूरी की पूरी आपकी। ठीक है, उनको देखते रहो यार। मेंस आंसर राइटिंग के लिए ना कुछ लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी करें कौन सी करें। मैं ये कहूँगा कि विजन को मत छोड़ो किसी भी तरीके से, इनसाइट को एडिशनल रखो, टाइम मिलता है तो करो, लेकिन विजन के आंसर राइटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा आपका वो कर करके। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट आर सोशल बबल्स, क्या होते हैं। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी पर्शियन गल्फ लिटरल के अंदर। चाइना का इश्यूज़ विद वाइट पेपर, चाइना इश्यूज़ मतलब चाइना ने इशू किया वाइट पेपर। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड आईबीसी क्या होता है। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि साल में 2 बार आता है। 6 मार्क्स एक्सटेंशन क्या है, और असम के अंदर जो गैस लीक हुई थी उसके बारे में। जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ, प्रीलिम स्पेसिफिक सेक्शन हम लोग डेली में डिस्कस नहीं करते हैं। ये मंथली कंपाइलेशन जब आती है उसमें फाइनल में 1 या 2 वीडियो बन के सारे के सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर सोशल बबल्स। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने ग्रेजुअली रेस्ट्रिक्शंस हटाना स्टार्ट कर दिया जैसे जैसे उनके इन्फेक्शन के जो केसेस थे वो लेकिन उनके जो इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो अभी भी राइज कर रहे हैं, पर रेस्ट्रिक्शन तो हटाने पड़ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी को रन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत ही इफेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें कोविड-19 के कर्व को आप फ्लैट कर सकते रख सकते हो, ये सजेस्ट किया है एक्सपर्ट्स ने। ठीक है, तो उसका आइडिया सोशल बबल का। सोशल बबल का आइडिया क्या है, ये आइडिया बेस्ड है न्यूजीलैंड का जो मॉडल था हाउस होल्ड का सोशल बबल का। एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सोशल ग्रुप होगा जिसमें आपको उन्हीं लोगों से मिलने की इजाज़त होगी जो बिल्कुल आपके रिलेटिव होंगे आपके आसपास। न्यूजीलैंड ने यही किया था। ठीक है, बबल को रेफर करते हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड और द पीपल दैट लिव्स वंस विद। आप एक घर के अंदर रह रहे हो या फिर जितने लोग रह रहे हो वो आपका सोशल बबल हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि कुछ टाइम तक बहुत मेंटल प्रॉब्लम की कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी, तो लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड की ने सोशल बबल स्टार्ट किए। तो पहले आप अपनी फैमिली का सोशल बबल क्रिएट करो, फिर आपको किसी से मिलना तो या तो आप अपने जस्ट नेबरहुड का उसको भी ऐड कर लो इस बबल में, तो आप लोग आपस में मिल सकते हो। जस्ट इन केस कोई इन्फेक्शन आता है तो आप पूरा का पूरा सोशल बबल जो होगा इसको पूरा का पूरा आइसोलेट या क्वारंटीन कर दोगे, या फिर आप अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ कनेक्ट कर लो, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर लो, एक बबल बना लो। और इस बबल के अलावा आप कहीं और मत जाओ ताकि आपका कम्युनिकेशन, आपकी सोशल लाइफ भी मेंटेन हो जाए और आप इन्फेक्शन का शिकार हो भी नहीं, और अगर आप हो चुके हो तो आप किसी और को स्प्रेड भी ना करो। पीपल मे बी अलाउड टू एक्सटेंड देयर बबल्स, उनको अपना एक्सटेंड बबल को एक्सपेंड करना है तो उसकी भी परमिशन होगी स्लाइटली, जिसमें वो केयर गिवर्स और चिल्ड्रन जो भी हों इस सब के अंदर उन सबको ऐड कर सकते हैं। इंडिया के अंदर ये चाइल्ड केयर गिवर्स जो होते हैं इनको इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ की अगर बात करें तो बच्चों की रख रखाव के लिए स्पेशली वो लोग बहुत सारी नैनीज़ जो होती हैं उनको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होता है। इंडिया में है इतना नहीं है लेकिन। तो दीज पीपल डोंट नीड टू लिव इन द सेम हाउस होल्ड बट मस्ट बी लोकल, यानी कि ये अपने ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर के अंदर रहोगे, जो आपका सोशल बबल है उसमें रहोगे, लेकिन लोकल एरिया में ही रहोगे, उससे तो कहीं बाहर नहीं जाओगे। तो न्यूजीलैंड ने इस अप्रोच को फॉलो किया था लॉकडाउन के अंदर और अलाउ किया था फिर बबल्स का एक्सपेंशन भी। तो जैसे जैसे उनका ट्रांसमिशन स्लो हो गया था और रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने ईज़ करते चले गए थे। बबल्स का बेनिफिट क्या होता है, इन केस अ मेंबर डेवलप सिस्टम्स, अगर किसी एक सिम्टम्स यानी कि किसी एक को अगर सिम्टम दिखने लग गए तो क्या होगा, पूरा का पूरा बबल जो होगा क्वारंटीन कर लेगा खुद को। ठीक है, ताकि वो इन्फेक्शन जो है फर्दर स्प्रेड ना हो सके। बबल अलाउ करता है उन लोगों को आइसोलेट होने में जो कि कम इन टू मोर सोशल कॉन्टैक्ट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सोशल कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, रहने वाले ना बहुत ही एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, उन लोगों के लिए। तो जो करंट सोशल रेस्ट्रिक्शंस है ना उसके जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है बबल। ठीक है, लेकिन क्या करता है कि जो भी लिमिट होती है ना रिस्क की, जो भी ट्रांसमिशन की जो चेन बन रही होती है एक से दूसरे के ऊपर होना, दूसरे के ऊपर तीसरा, उसको भी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, लिमिट को कंटिन्यू करता है। ये इफेक्टिव कैसे हैं ये भी ध्यान रहे। स्टडीज़ ने ये शो किया कि भैया जो कॉन्सेप्ट है ना सोशल बबल्स का ये बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली जैसे न्यूजीलैंड जैसे कंट्री। अब न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हैं 48 लाख के आसपास उसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, इंडिया की कोई छोटी सी सिटी की भी इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है, उनकी भी ज़्यादा होती है। तो छोटा कंट्री है, रेस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत ईजी होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप न्यू लेके आते हो लोगों तक पहुँचाना और उसको फॉलो करवाना बहुत ईजी होता है। तो सच है पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसी है जो इफेक्टिव पॉलिसी होती है फॉर अदर कंट्रीज़, बाकी कंट्रीज़ के लिए भी उनको एनकरेज करती है कि वो इस तरह से कंप्लाई करें सोशल डिस्टेंसिंग रेगुलेशंस के साथ। ठीक है ना, जिसमें आप केयर को और सपोर्ट को भी ध्यान रख के आगे बढ़ोगे।
वर्क प्लेस के ऊपर सोशल बबल्स की क्या रिलेवेंस है? देखो, ये वन ऑफ द मेथड्स है, ठीक है, कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शन के जो इन्फेक्शन को स्टॉप करने के लिए। तो क्या ये मेंस में आ सकता है? हाँ, ये मेंस में आ सकता है। प्रीलिम्स के अंदर मे बी इसका इतना रिलेवेंस नहीं है इस टॉपिक का, ये मेंस वाला टॉपिक है। सोशल बबल अगर आप अप्लाई करते हो तो एम्प्लॉयर्स के लिए, तो आप एक डिपार्टमेंट को या फिर किसी वर्क यूनिट को पूरे का पूरा बबल डिक्लेयर कर देते हो। फॉर इंस्टेंस, हॉस्पिटल्स और एसेंशियल वर्कर्स के अंदर जो रिस्क होता है ट्रांसमिशन का, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं शिफ्ट्स को इंट्रोड्यूस करके, ठीक है ना। एक शिफ्ट को एक बबल डिक्लेयर कर दो, ठीक है, वो अपने बबल में रहेंगे, वो दूसरे वाले बबल लोगों के साथ मीट और ग्रीट नहीं करेंगे। इस तरीके से आप क्लबिंग कर सकते हो एम्प्लॉयज़ की, ठीक है ना, और की रेजिडेंशियल प्रॉक्सिमिटी के साथ, यानी कि प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीकी, जो लोग पास पास रहते हैं उन लोगों को उनका एक अपना बबल बना दो, उनकी शिफ्ट उसके अकॉर्डिंग कर दो। तो इससे क्या हो सकता है, आप स्प्रेड को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इन द पर्शियन गल्फ लिटोरल। अच्छा, लिटोरल क्या होते हैं? लिटोरल वो एरियाज़ होते हैं और वो जो लोकेशंस होते हैं, रीजन्स होते हैं जो कोस्टल एरिया के पास होते हैं, ठीक है, उनको लिटोरल बोलते हैं। तो पर्शियन गल्फ के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिटोरल के बारे में बात करनी है। पर्शियन गल्फ रीजन क्या है और ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? जो वो लैंड एरिया जो पर्शियन गल्फ के आसपास है ना, वो 8 कंट्रीज शेयर करती हैं, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, इन्होंने यहाँ पे मैप भी दे रखा है नीचे, आप बहुत इजीली समझ जाओगे। मैप को इसको ध्यान में रखो, ये मैप बहुत आता है, ठीक है, मिडल ईस्ट कभी भी आ सकता है। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, आपको वर्ल्ड मैप दिमाग में आ रहा होगा आपके टेबल के सामने, तो उससे मैच करो। ये जो कर्व से दिख रहा है इसके अंदर, इसके नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, ये है यूएई, ठीक है, यहाँ पर यूएई के बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर पे देखो दुबई, बुर्ज खलीफा आपको यहीं कहीं मिलता है ऊपर, जी मैंने छोटा सा डॉट लगाया ना अभी, यहाँ पर इधर कहीं मिलता है, थोड़ा ज़्यादा लग गया, इधर कहीं मिलता है बुर्ज खलीफा आपको। और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। यहाँ पर जो 8 कंट्रीज़ हो गए ना, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, यूएई वगैरह, ये सब होती है हमारी पर्शियन गल्फ की, पर्शियन गल्फ कंट्रीज़, ठीक है। पर्शियन गल्फ हो गया, इसको बोलते हैं शतल अरब हो गया, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चल गया, ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान। ये सारा का सारा वो लिटोरल है, सारा का सारा, ठीक है। अब हम मैप आपने देख लिया, अब आपको अच्छा समझ में आ गया होगा मैप। अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें कुछ भी। ये जो कंट्रीज़ है ना, ये सारी की सारी मेजर प्रोड्यूसर्स होती हैं क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की। इतना ये इस टॉपिक में सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा, सारा कुछ अच्छा है इसमें, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो फालतू होगा आप इग्नोर कर सकते हो। जो ये कंट्रीज़ हैं मेजर प्रोड्यूसर्स हैं क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की, ठीक है ना, और ये बहुत ही क्रिटिकली कंट्रीब्यूट करती हैं पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, और अपनी खुद की प्रॉस्पेरिटी यानी अपनी खुद की समृद्धि के लिए भी। ये जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 2/3 जो है वर्ल्ड का जितना भी ऑयल रिजर्व होता है ना, वो सारा का सारा इसी एरिया में फॉल करता है, और 1/3 जो वर्ल्ड का नेचुरल गैस रिजर्व होते हैं वो भी इसी एरिया में होते हैं। दिस फैक्टर हैज़ ऑल्सो एडिड टू द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। तो इस जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के कारण भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सी ट्रेड इस गल्फ से पास करता है, जिसके कारण बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है इस रीजन के अंदर। गिवन इट्स सिग्निफिकेंस, जो फ्रेमवर्क है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए इस रीजन के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कंडीशन ऑफ पीस एंड सस्टेबिलिटी इन द इंडिविजुअल लिटोरल स्टेट्स, यानी कि अपने अपने रीजन के अंदर, अपने अपने कोस्टल एरिया के अंदर सब वो लोग पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। जो भी स्टेट्स हैं गल्फ लिटोरल के, ठीक है ना, उनको एक फ्रीडम मिलनी चाहिए टू एक्सप्लॉइट देयर हाइड्रोकार्बन अदर नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सपोर्ट देम। उनको अपना अपना एक्सपोर्ट करने की सारी फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल शिपिंग, यानी कि उनको व्यापार के लिए शिपिंग वगैरह करनी हो इंटरनेशनल वाटर्स के थ्रू पर्शियन गल्फ के, उसकी फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू आउटलेट फ्रॉम गल्फ वाटर्स थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की सारी फ्रीडम होनी चाहिए उनको, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट में इम्पिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड शिपिंग, कोई भी ट्रेड एंड शिपिंग के ऊपर जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आएगा ना, उन सब से उनकी प्रिवेंशन होनी चाहिए, उनका सेटलमेंट या रेजोल्यूशन जो बहुत क्विकली होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ एमरजेंस ऑफ कंडीशन दैट में इम्पिंज ऑन एनी ऑफ दिस कंसिडरेशन, इस तरह की किसी भी कंडीशन के ऊपर कोई भी इमरजेंस कंडीशन आती है तो उन सबसे बचाव के लिए, छुटकारे पाने के लिए बहुत ही ईजिली उनको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के प्रोविजंस होने चाहिए। इंडिया के लिए ये गल्फ रीजन जो है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्यों पड़ता है? गल्फ जो इंडिया का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, इसके ये एक एक्सटेंडेड नेबरहुड है बहुत तरीके से। जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीकी, यानी कि जोग्राफिकली इंडिया के बहुत नज़दीक भी पड़ता है, प्लस इंडिया की बहुत एक्सपेंडेड इंटरेस्ट है, और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इस एरिया में बढ़ता जा रहा है। इंडिया डिपेंडेंट है 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल स्टेट्स के ऊपर, जो कि 42% बनता है इंडिया का ऑयल, ओवरऑल ऑयल इम्पोर्ट जो होता है ना, 42 जीसीसी कंट्रीज से आता है। इसमें जो इंडिया के टॉप 5 ऑयल इम्पोर्टर्स होते हैं उसमें से 3 तो इसी जीसीसी में पड़ जाते हैं। इंडिया जो है गल्फ स्टेट का लार्जेस्ट एक्सपेक्टराइट कमेटी होता है, यानी कि 7.6 मिलियन इंडियंस जो है
नेशनल 7.6 मिलियन 70 लाख के आसपास लोग हैं वो इसी रीजन के अंदर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया और यूएई में। जो जीसीसी है वो इंडिया का लार्जेस्ट ब्लॉक ट्रेडिंग पार्टनर भी है, जिसका मतलब इच अकाउंटेड फॉर 104 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ था 2017-18 के अंदर, जो कि 7% इंक्रीमेंट है 97 यूएस डॉलर से, जो कि उससे भी पिछले साल में यानी कि 2016 और 17 में हुआ था। ये हायर देन इंडिया का एशियन ट्रेड के साथ है, और इंडिया का जो ईयू ट्रेड है उससे भी ऊपर है। इंडिया का एशियन के साथ 81 बिलियन का हुआ था 2017-18 में, और इंडिया का ईयू के साथ जो हुआ था 2017-18 के अंदर वो हुआ था 102 बिलियन डॉलर का। ठीक है, ये था हमारा कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इन पर्शियल लॉ ऑफ गल्फ लिटरल। चाइना इशूज़ वाइट पेपर ऑन कोविड-19 फाइट। चाइना ने ना एक वाइट पेपर इशू किया, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो किस तरीके से चाइना ने कोविड-19 के साथ फाइट किया था, उसका टाइटल उन्होंने दिया फाइटिंग कोविड-19 चाइना इन एक्शन। ये पेपर एक्सप्लेन करता है कि चाइना ने कैसे अपने प्रिवेंशन मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, कंट्रोल किया था, ट्रीट किया था सारे एफर्ट्स, वायरस के अगेंस्ट जो भी बैटल इनको लड़ा था। और वो भी एफर्ट इन्होंने मेंशन किए जो इन्होंने ग्लोबली यूज़ किए थे, ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, ठीक है, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ को जो भी इन्होंने हेल्प भेजी थी, तो वो सारे के सारे इस पेपर के अंदर इन्होंने इंक्लूड किए। इस पेपर की हाईलाइट क्या होती हैं, जब से अर्ली आउटब्रेक हुआ था ना, तो पूरे नेशन वाइड के अंदर उन्होंने बहुत, जितना भी उसका चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, स्ट्रिक्ट और थॉरो प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स का यूज़ किया था ताकि कोरोना वायरस के आउटब्रेक को रोका जा सके। ये इसका रिपोर्ट की हाईलाइट बता रहा हूँ, ये फैक्ट है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है। चाइना ने पूरा यूज़ किया था फुल यूज़ ऑफ वेपन टू विन द बैटल, यानी कि अगर कहीं लॉकडाउन के मेजर्स लगाने हैं, कितने भी टाइप की मेडिसिन देनी है, हॉस्पिटल तक बना के रख दिया था उन्होंने फटाफट। तो हर टाइप के उन्होंने टेक्निकल हेल्प ली थी, और जो भी प्रोविजंस थे, कानून वगैरह में चेंजेस करना था, जो भी कुछ करना था, सब कुछ उन्होंने किया था। और इट इज़ वाउड टू कंटिन्यू दी एडवोकेटिंग, और उन्होंने ये वाव का मतलब होता है छोटे टर्म के लिए प्रॉमिस करना, ठीक है। एक तो आप लॉन्ग टर्म प्रॉमिस करते हो, बहुत छोटे टर्म के लिए करते हो ना, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, छोटा टाइम पीरियड के लिए, तो उसको वाव बोलते हैं। तो चाइना ने वाव किया था कि वो ग्लोबलाइजेशन में और मल्टीलेटरलिज्म में कॉन्टीन्यूसली एडवोकेट करता रहेगा। एडवोकेट मतलब सपोर्ट करता रहेगा ये पूरा का पूरा जो पैंडमिक था इसमें भी, और इसके बाद भी जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने रिलीज़ की इन्फॉर्मेशन कोविड-19 के लिए ओपनली और ट्रांसपेरेंट मैनर में, जो भी कानून के तहत रिक्वायर्ड थी। इशू क्या है, जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और कुछ दूसरी कंट्रीज़ के लीडर्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली ब्लेम लगाते जा रहे हैं कि भैया ये जो चाइना है इनके कारण ये वायरस फैला है, और ये बिल्कुल भी इसकी रिपोर्ट वगैरह देने में ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक डेडली डिजीज़ फैला दी, इसके कारण बहुत सारी ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हो रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है दुनिया के अंदर। तो रिसेंटली जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना WHO की, उन्होंने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था ताकि जो इसका वायरस का जो ओरिजिन है ना उस सब के बारे में देखा जाए। तो चाइना ने इस रेजोल्यूशन को बैक किया था कि हाँ हम भी चाहते हैं कि इसका जो ओरिजिन है उसको चेक किया जाए। अच्छा, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 68 लाख के आसपास लोग हैं अब तक वो इन्फेक्ट हो चुके हैं, और इसमें से 4 लाख के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है। यूएस इसमें वर्स्ट हिट है, ठीक है, और यूएस के अंदर 1.9 मिलियन केसेज़ हैं, 1.9 मिलियन यानी 19 लाख के आसपास केसेज़ हैं, और तकरीबन 1 लाख के आसपास डेथ हो चुकी हैं। जबकि चाइना के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेज़ हैं वो 84,000 ही हैं। ग्लोबल इकॉनमी जो अभी तक स्लगिश थी, यानी कि लटक लटक के चल रही थी, ठीक है, उसकी रिकवरी का काम चल ही रहा था कि तभी कोविड-19 का पेंडेमिक आ गया, जिसके कारण उसके अंदर बहुत ही सीवियर रिसेशन आ गया 2020 के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। देखो IBC भी बोलते हैं इसको शॉर्ट के अंदर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का मतलब आपको मैं अगर ऊपर से बताना चाहूँ तो सपोज़ कोई कंपनी होती है, वो एक बैंक के पास लोन लेने जाती है, ठीक है, और तो बैंक वाले बोलते हैं भैया हमको कुछ सिक्योरिटी दिखाओ, कुछ गिरवी रखो, ज़मीन के कागजात दिखाओ, प्रॉपर्टी दिखाओ, या फिर और कोई एसेट दिखाओ, जस्ट इन केस आप अगर हमारा ये पैसा लौटा नहीं पाए तो हम उससे अपना पैसा वसूल लेंगे। तो क्या होता है कि बहुत बार कंपनीज जो होती हैं बैंक के पैसे लौटा नहीं पाती है, ठीक है, इंसॉल्वेंट बन जाती है, यानी कि उनका लोन अमाउंट होता है रिटर्न नहीं कर पाती है। तो उसी के रिगार्डिंग एक कोड है कि भैया अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ रेगुलेशन बनाओ, कुछ लोगों की टीम बनाओ जो इस पूरे के पूरा प्रोसेस को सॉल्व करे, क्योंकि कंपनी पूरी की पूरी डूब जाती है, ठीक है। अब उस कंपनी को भी, फिर वो कंपनी, क्या बैंक उस कंपनी को खरीद ले, क्या उनकी सिक्योरिटी को रख ले, जो भी कुछ होता है वो इस बिल के अंदर हम लोग जानेंगे, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी अभी एक ऑर्डिनेंस था, जिसमें ऑर्डिनेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया, पहले भी बताया, हर बार बताता रहूँगा क्योंकि हर बार नए लोग जुड़ जाते हैं। जब भी पार्लियामेंट या असेंबली सेशन में नहीं होता है और हमको कोई बिल पास करने की ज़रूरत पड़ती है, कोई एक्ट पास करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं,
सेंट्रल लेवल के ऊपर प्रेसिडेंट से और स्टेट लेवल के ऊपर गवर्नर से एक ऑर्डिनेंस पास करा लेते हैं, यानी कि एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बिल पास या फिर एक्ट पास करवा लेते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच मैक्सिमम गैप जो होता है वो 6 महीने का होता है, तो ये जो बिल होता है इसकी वैलिडिटी भी 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद जैसे ही सेशन होगा आपको पार्लियामेंट या फिर असेंबली का, तो विदिन 6 वीक्स, 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसे फाइनल करवाना पड़ेगा, एक्ट बनवाना पड़ेगा, नहीं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस इसी चीज़ को बोलते हैं, इमरजेंसी के अंदर जो बिल पास हो जाते हैं, ठीक है। तो और प्रोमलगेट करने का मतलब होता है ऑफिशियली अनाउंस करना, किसी अथॉरिटी के थ्रू अनाउंस करना। तो गवर्नमेंट ने प्रोमलगेट किया एक ऑर्डिनेंस जिसमें उन्होंने आईबीसी को अमेंड किया। अमेंड मतलब कुछ चेंजेस किए हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि जो फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है ना, वो जो इनिशिएट की गई थी एटलीस्ट 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 25 मार्च से लेकर उसके बाद के 6 मंथ्स तक, स्पेशली जो कोविड-19 का पैंडमिक है उन सबको, ठीक है, इनिशिएट अभी नहीं किया जाएगा। यानी कि जो 25 मार्च से लेकर अगले 6 महीने तक जो भी आईबीसी के जो प्रोसीडिंग्स होंगी उन सबको इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, पैंडमिक चल रहा है, तो उन सबको अभी इनिशिएट नहीं करेंगे। ये उन्होंने चेंजेस किए हैं। जो रीपेमेंट के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट है ना, यानी कि मार्च 25 से लेकर और द डे जब से नेशन वाइड लॉकडाउन बिगिन हुआ था कोविड-19 की इन्फेक्शन को हटाने के लिए, उनको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे उनका इंसॉल्वेंसी को इनिशिएट करने के लिए। और जो भी इनकी प्रोसीडिंग्स होंगी अगले 6 महीने तक, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक, जो भी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स होंगी ना, उनको बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करेंगे फॉर एनी डिफ़ॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर 25 मार्च फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और सच फर्दर पीरियड। यानी कि अगर पीरियड को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, लेकिन 1 साल से ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यही बात इन्होंने 3 बार रिपीट करके लिखी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चाहते हैं। एक ही लाइन में लिख देते हैं, नो application shall ever be failed or initiated of corporate insolvency resolution process of a corporate debtor for the said period। यानी इस पीरियड के कारण, बेसिकली इस पीरियड के अंदर आप कोई भी आईबीसी का काम नहीं करोगे। सीधी सी बात है, इतना कुछ पता नहीं क्यों घुमा घुमा के एक ही लाइन, यार 4 बार लिखी उन्होंने सेम बात, 2-4 वर्ड आगे पीछे कर रहे हैं, एक ही बार लिख देते हैं। चलो, ऑर्डिनेंस क्या करता है, सेक्शन 7, 8, 9, 10 को किसी ग्राउंड के ऊपर सस्पेंड कर देता है। कैसे? पैंडमिक के कारण ना बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है, बिजनेस वगैरह के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ गया है, ठीक है। और ये बियॉन्ड कंट्रोल जा चुके हैं उनको संभालना वाला। हर एक कंपनी, रिलायंस थोड़ी है जिसको 8 सप्ताह के अंदर 8 डील मिल जाएगी, और 9% तो यानी कि 45,000 करोड़ तो तकरीबन उन्होंने जियो उसको फेसबुक को ही दे दिए हैं। तो हर कंपनी रिलायंस कंपनी नहीं है ना। नेशन वाइड जो लॉकडाउन हुआ है उसके कारण नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुई, बहुत ज़्यादा रुकावट आई है और गिरावट आई इकोनॉमी के अंदर। ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप रेजोल्यूशन के, यानी कि इसको रिजॉल्व करने के लिए ऐसे एप्लीकेंट्स वगैरह को निकालें, और ठीक है, बहुत सारा डिस्ट्रेस है डिफ़ॉल्ट बिजनेसेस के ऊपर। ये सस्पेंशन है ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी कर्व करने के लिए है, जैसे कि वेंडर, सप्लायर हो गए, जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को फाइल करते हैं कॉर्पोरेट डेटर्स के अगेंस्ट में, ठीक है ना। और ये सारे के सारे कॉर्पोरेट डेटर्स होते हैं, इनको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ताकि अपना जो रिस्ट्रक्चर डेट होता है उन सबको सेल्फ फाइल ना कर सकें। बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं, सेक्शन 7, 8, 9 और 10 क्या है आईबीसी का, ये अलाउ करता है कोई भी इंसॉल्वेंसी फीलिंग्स को, जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स करते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर करते हैं और कॉर्पोरेट डेटर करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक बार बार आएगा जो 2021 के लिए कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम में शायद 10 बार टॉपिक और रिपीट होगा। कोई पॉइंट मिस हो जाता है, घबराना मत, बहुत रिपीट होगा, आराम से आ जाएगा आपको समझ में। ये एग्ज़ाम लेकिन आने का बनता है पूरा पूरा, एक बार आई थिंक आ चुका है, इफ़ आई कैन रिकॉल इजीली। तो इम्प्लीकेशंस क्या है, ये जो ऑर्डिनेंस है ना, इसके इंटेंशन है कि भैया कॉर्पोरेट डेटर्स को, जो कि टू टेकिंग अवे recourse अंडर आईबीसी विल ओनली मीन बलूनिंग द लाइबिलिटीज़ विदाउट रेजोल्यूशन, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये कहना ये चाहता है भैया कि ऑर्डिनेंस की इंटेंशन तो ये है कि प्रोवाइड रेस्पेक्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ प्रोवाइड करना, कि जो भी कॉर्पोरेट जो कर्जदार हैं उनको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ प्रोवाइड करना इनकी इंटेंशन है। लेकिन आईबीसी को इस तरीके से थोड़ा सा रिकोर्स कर देने का मतलब होगा कि उनके ऊपर जो भी लाइबिलिटीज़ है ना, उसमें रेजोल्यूशन तो मिलेगा नहीं, लेकिन वो बलून हो जाएगी। बलून का मतलब वो बढ़ जाएगी, फैल जाएगी उनकी लाइबिलिटीज़। कुछ ऐसे प्रोविजंस का अमेंडमेंट कर देना जो कि इसमें ऑर्डिनेंस के अंदर, उससे क्या होगा कि बहुत सारे अनवारंटेड कॉन्सिक्वेंस आएंगे, ठीक है। और बहुत सारा ग्रॉस मिसयूज़ होगा, ठीक है। जो भी आपने इनको छूट दी है, जो भी डिफ़ॉल्टर्स हों, जो भी फ्रॉडलेंट प्रमोटर्स होते हैं, ये सब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 10 को सस्पेंड कर देने से क्या होगा कि जो भी बिजनेस इस विशियस सर्कल में फंस गए थे ना, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के, उनको निकलने का जो टाइम है वो उसमें और एक्सटेंशन हो जाएगा। यानी कि और वो जल्दी निकल सकते थे इससे बाहर, लेकिन थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा क्योंकि आपने सेक्शन 10 को सस्पेंड कर दिया है।
अब वो डेफिनेशन बताना चाहता है कि भैया इंसॉल्वेंसी, यार एक तो ना मैं भैया भैया बार बार बोल रहा हूँ, मुझे राहुल गांधी वाली फील क्यों आ रही है, मैं क्यों बोलने लग गया हूँ, जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना तब से निकलने लग गया है। आई हैव टू कंट्रोल दिस। इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल या फिर कंपनी जो होते हैं वो अपना आउटस्टैंडिंग डेट यानी कि उनके ऊपर जो कर्जा होता है उसको रीपे नहीं कर पाते, उसको वापस लौटा नहीं पाते बैंक वगैरह को। बैंक्रप्सी ऑन दी अदर हैंड एक सिचुएशन होती है जहाँ पर कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन हैज़ डिक्लेयर्ड अ पर्सन और एनी एंटिटी इंसॉल्वेंट, जहाँ पर कोर्ट वगैरह जो होते हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया ये पर्सन या फिर ये जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है ये इंसॉल्वेंट है, यानी कि अब ये उसकी पेमेंट नहीं कर सकते। हैविंग पास्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर टू रिजॉल्व इट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर मतलब जिन्होंने इनको लोन दिया होता है उन सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर्स पास करते हैं। ये बेसिकली एक लीगल डिक्लेरेशन होता है किसी की इनएबिलिटी, जो कि वो किस तरीके से वो अपने जो कर्ज वगैरह होता है उसको लौटा नहीं पाता। आईबीसी के बारे में बात करते हैं तो आईबीसी को इनेक्ट किया गया था 2016 के अंदर। ये इसने रिप्लेस किया था हॉस्ट ऑफ लॉज, यानी कि बहुत सारे ऐसे कानून वानून इसी से के रिलेटेड। इसका एम क्या है आईबीसी का, ये कि जो भी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है ना किसी भी बिजनेस के फेल हो जाने के बाद, यानी कि कोई कंपनी फेल हो गई है, उसने कर्ज लिया था लेकिन कंपनी भी फेल हो गई है और कर्ज भी बहुत है, अब उस कंपनी को ही अपनी सिक्योरिटी मान के रखा था, उस कंपनी को बेचना है, तो कौन बेचेगा इसको? ठीक है, कंपनी वाला तो बोल देगा भैया देखो मेरे पास कुछ नहीं है, कंपनी ला के ले जाओ अपना पैसा ले लो। लेकिन अब वो प्रोसीजर थोड़ी है, बैंक थोड़ी उस कंपनी को बेचेगा, बैंक थोड़ी ढूंढेगा उसके लिए। तो इसके लिए कुछ प्रोविजन होने चाहिए ना कि कैसे इस इंसॉल्वेंसीज को रिजॉल्व किया जाए। उसी के लिए आईबीसी निकल के आया था, ठीक है, इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। ये जो कोड है ये कंसोलिडेट करता है प्रोविजन से जो भी करंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के टू फॉर्म अ कॉमन फॉरम ऑफ डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ ऑल द क्लासेस टू रिजॉल्व दिस इंसॉल्वेंसी। इस इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए एक फॉरम बनाता है, कॉमन फॉरम, जहाँ पे जो भी कर्जदार थे, लेने वाले और देने वाले, उन सबका एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, कानून के तहत एक फ्रेमवर्क बनाता है, ताकि जो कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट मतलब सबको एक जगह एकत्र कर देता है। वो सारी की सारी बातें आईबीसी के अंदर इस कोड में लिखी हुई हैं। कोड स्टिपुलेट्स द रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ टेस्ट कंपनी विल हैव टू बी कंप्लीटेड इन मैक्सिमम 270 डेज। वो कह रहे हैं कि भैया जो भी ये तनाव में जो कंपनी है ना, इसको जो भी रेजोल्यूशन करना है इंसॉल्वेंसी का, ये पूरा का पूरा 270 दिनों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। यानी कि कितने दिन हो गए, 270 को डिवाइड करो 30 से, 9 मंथ्स। तो ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड होता है अप्लाई कब होता है? इसी साल मार्च के अंदर गवर्नमेंट ने जो थ्रेशोल्ड था ना कि कब आप इसकी इंसॉल्वेंसीज करोगे आरबीआईसी को, उसको 1 लाख से 1 करोड़ के ऊपर इन्वोक कर दिया था, ठीक है। और उनका व्यू क्या था कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी ना स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की, स्पेशली जो कोरोना वायरस के पैंडेमिक वगैरह के जो फेस कर रहे हैं, उन सबको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उन सब के ऊपर ये इंसॉल्वेंसी वगैरह का जो प्रॉब्लम है ये ना आए, तो इसको 1 लाख से 1 करोड़ उसका थोड़ा सा अप्राइज कर दिया था। ये कोड जो होता है ना, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये आता है मेंस के अंदर लिखने वाला कमाल की चीज़। कोड क्या करता है कि बहुत सारे वेरियस इंस्टीट्यूशंस बनाता है और उनको फिर फैसिलिटेट करता है ताकि जो भी इंसॉल्वेंसीज वगैरह है उनको रिजॉल्व किया जाए। ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए, कितने 4-5 टाइप के हैं, कितने भी हैं आपको याद होने चाहिए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? एक स्पेशलाइज्ड केडर होता है, उसमें लाइसेंस प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्रिएट करने के बाद प्रपोज की गई है। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं क्या करते हैं, पूरे के पूरे रेजोल्यूशन के प्रोसेस को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। जो भी एसेट्स थे कर्जदार के पास जो भी एसेट थे उन सबको मैनेज करते हैं, और सारी की सारी जो क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर यानी कि जो लोन देने वाले थे उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं कि भैया उनको क्या डिसीजन लेना है उसके ऊपर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसीज़, ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं ये रजिस्टर किए जाते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की एजेंसी के साथ, ठीक है। ये एजेंसी क्या करती है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, सर्टिफाई करती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, ठीक है, और उनकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस के लिए उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू करती है। तो देखो कितना ज़्यादा बैकग्राउंड में काम हो रहा होता है। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़, जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, जो उन्होंने लोन दिया होता है, वो एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, कि कितना भैया कर्ज इन्होंने लिया हुआ था कर्जदार ने, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो डेट के रिकॉर्ड्स वगैरह, लाइबिलिटीज़ वगैरह, डिफॉल्ट वगैरह हो सकता है, इन सबको भी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ में ऐड किया जाता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़, जो प्रोसीडिंग होती है ना रेजोल्यूशन की प्रोसेस की, इनको एडजुडिकेट करता है एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनीज़ के लिए। और जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है ना वो इंडिविजुअल्स के लिए। ड्यूटी होती है इस अथॉरिटी की कि भैया वो इंक्लूड करे क्या, इनिशिएटिव अप्रूवल, किसका अप्रूवल, रेजोल्यूशन प्रोसेस को कैसे इनिशिएट करना है उस बात का अप्रूवल बताएगा ये, ठीक है। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंटमेंट करेगा, कौन करेगा, एनसीएलटी, डीआरटी वगैरह, ये सब इंडिविजुअल के लिए डीआरटी और कंपनी के लिए एनसीएलटी, ठीक है। फाइनल डिसीजन क्या होगा क्रेडिटर्स के लिए, वो सब कौन, उसको कौन अप्रूवल देगा, एनसीएलटी देगा और डीआरटी देगा।
फिर आता है हमारा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड। ये जो बोर्ड करता है, ये जो बोर्ड होता है ना, ये रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो होती है ना इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी सेटअप की, वो इस कोड के अंदर आती हैं। कौन सी? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ सेटअप अंडर द कोड। बोर्ड के अंदर क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आरबीआई के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ लॉ के। तो ये बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी क्या होता है देख लिया, इंस्टीट्यूशंस देख लिया, अभी जस्ट अभी पढ़े हैं। एनसीएलटी का कॉम्पोजिशन फंक्शन देख लिया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स ऊपर देख लिए, 2 टाइप के होते हैं। सेक्शन 7, 8, 9, 10 आईबीसी का ऊपर देख लिए, सारे के सारे टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने देख लिए। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इसका 12th एडिशन आया है और ये कि बाई एनुअल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ठीक है। बाई एनुअल का मतलब क्या होता है? साल में 2 बार रिलीज़ होने वाली, ठीक है। इंडेक्स के बारे में जानते हैं। 180 कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। उनके 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं और 11 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें हम लोग एनवायरनमेंट की हेल्थ और इकोसिस्टम की वाइटैलिटी को मेजर करते हैं। देखो ये बात आपको बहुत पता होनी चाहिए, कितने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं और कौन से होते हैं। इनके ऊपर प्रीलिम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडेक्स एक मेथड होता है ताकि क्वांटिफाई करें और न्यूमेरिकली मार्क करने के लिए जो भी हमारे एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस होती है ना, जो जो करंटली जो स्टेट वगैरह की पॉलिसीज होती है उनके ऊपर बेस्ड। इस इंडेक्स को डेवलप किया गया था पायलट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो पहली बार पब्लिश हुआ 2002 के अंदर। और इसको डिज़ाइन किया था ताकि वो एनवायरनमेंट के जो टारगेट्स सेट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, उन सबको सप्लीमेंट करने के लिए। और ईपीआई है, इसको प्रोसीड किया गया है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के द्वारा, जो कि पब्लिश होता था 1999 से 2005 के बीच। ये दोनों ही इंडाइसेस को डेवलप किया था येल यूनिवर्सिटी ने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। इन दोनों ने कोलैबोरेट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, और जो जॉइंट रिसर्च सेंटर है यूरोपियन कमीशन, उनके साथ। इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है ईपीआई के अंदर? इंडिया की रैंक है 168 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, तो काफ़ी नीचे है। इंडिया का स्कोर है 100 में से 27.6। 2018 की बात करें तो इंडिया की रैंक 177 थी, लेकिन स्कोर सेम ही था। देखो कि स्कोर सेम था इसमें भी और इसमें भी, लेकिन रैंक इंप्रूव हुई इस बार। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडिया तो वहीं का वहीं है, लेकिन कोई दूसरी कंट्रीज़ हैं जिनकी थोड़ी हालत ख़राब हो गई है। तो ऐसा नहीं, इंडिया ने इंप्रूव किया है। इंडिया का स्कोर जो है ना, वहाँ के हमारा जो रीजनल एवरेज यानी कि इंडिया के आसपास के जो रीजन है उनकी जो एवरेज स्कोर है उससे भी हमारा कम है, ठीक है। सारे के सारे 5 की पैरामीटर्स के अंदर, जैसे कि एनवायरनमेंट की हेल्थ हो गया, एयर क्वालिटी की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, पानी पीने की फैसिलिटीज़ हो गई, हैवी मेटल्स और वेस्ट मैनेजमेंट, हम सब इन सब में हम लोग रीजनल एरियाज जो भी उन सबसे काफ़ी नीचे हैं। हम लोगों ने काफ़ी स्कोर को काफ़ी लो स्कोर हम लोगों ने अचीव किया है। जो भी पैरामीटर्स हैं बायोडाइवर्सिटी के और इकोसिस्टम सर्विसेज के, उनके अंदर भी। अगर हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे है, जिसके इंडिया की रैंक 106 है क्लाइमेट चेंज के अंदर, और पाकिस्तान के पीछे है उसमें, ठीक है। 11 कंट्रीज जो इंडिया से पीछे रह गई हैं वो हैं बुरुंडी, हैटी, चड, सोलोमन आइलैंड्स, मेडागास्कर, गिनी, कोटे डिवोर, सियरा लियोन, अफगानिस्तान और म्यांमार और लिब्रा। सारी की सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ अफगानिस्तान के अलावा वो सारी की सारी इस रैंकिंग में इंडिया से आगे थी, यानी कि अफगानिस्तान इस रैंकिंग में इंडिया से पीछे है। क्यों बात करें? क्योंकि ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ के बारे में आपको बस नाम सुन के इनके मैप के अंदर लोकेशन पता होनी चाहिए, तो वो आप अपना कर लेना। इंडिया के लिए सजेशंस क्या हैं भैया? देखो वो कह रहा है कि इंडिया को जो भी अपने सस्टेनेबिलिटी के एफर्ट्स हैं ना सारे फ्रंट्स के ऊपर, उनको रीडबल करने की ज़रूरत है, ठीक है। कंट्री को ज़रूरत है कि वो एक वाइड स्पेक्ट्रम जो कि सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ का होता है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करे अच्छे से। हायर प्रायोरिटी देनी चाहिए हमारे क्रिटिकल इशूज़ जैसे कि एयर वाटर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज को। ग्लोबल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो भैया डेनमार्क जो फर्स्ट नंबर पे आया है, उसके बाद लग्जमबर्ग है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, यूके ने रैंक 4 अचीव की है। यूएस की रैंक जो बाकी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले 24th है इस वर्ल्ड के अंदर। 6th, मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन मतलब समझते हैं, मास का मतलब लार्ज ग्रुप, वेरी लार्ज ग्रुप, और एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म हो जाना। तो 6th टाइम बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन होने वाला है, या फिर चल रहा है, या हो चुका है, इसके बारे में जानते हैं। ऑनगोइंग है यानी कि चल रहा है। ये अब तक का सबसे मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट होगा, ठीक है, जो कि परसिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि अभी जो परसिस्ट कर रही है सिविलाइजेशन उसके लिए एक नई रिसर्च के द्वारा इस रिसर्च को पब्लिश किया है जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, PNAS। पी का मतलब प्रोसीडिंग्स, एन का मतलब नेशनल, ए से एकेडमी और एस से साइंस। मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ का मतलब होता क्या है? मास एक्सटेंशन का मतलब होता है एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हो जाता है किस चीज़ में? लोगों की डेथ के अंदर, यानी कि एक्सटिंक्शन जो हो रहा होता है ना उसकी डिग्री में इंक्रीमेंट आता है सडनली। जब अर्थ का कोई 3/4 जो स्पीशीज़ होती हैं वो किसी भी जोग्राफिक यानी कि भूगोल से संबंधित किसी भी एक शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर
अगर ख़त्म हो जाती है 3/4, यानी कि अगर मान लो 400 लोग हैं, 300 मर गए, तो आप उसको मास एक्सटिंक्शन बोल सकते हो एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के अंदर। सो ड्यूरिंग द एंटायर हिस्ट्री ऑफ अर्थ अब तक इससे पहले 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। उसके रीज़न और इम्पैक्ट क्या होते हैं? देखो, जो 5 मास एक्सटिंक्शन हुए थे ना, वो पिछले 450 मिलियन ईयर्स के अंदर हुए हैं, जिसके कारण 70 से 95% स्पीशीज़ जो थी प्लांट की, एनिमल की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो ख़त्म हो जाती थी। ठीक है। अब ये जो एग्जिस्टेंस है ना, इनका बहुत मेजर कॉज है कैटास्ट्रॉफिक ऑल्टरेशंस। ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो ओशन में कम हो जाता है। ठीक है, ये कोई एस्ट्रॉइड वगैरह आके कोलाइड कर जाता है, तो इन सब के कारण मास एक्सटिंक्शन हो जाता है। आफ्टर ईच ऑफ दिस एक्सटिंक्शन ऐसा लगता है कि इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर, यानी कि लाखों साल लग जाते हैं दोबारा से उसी स्पीशीज़ को डेवलप करने के लिए, तो कि उस टाइम की एग्जिस्ट करती थी और आज की डेट में भी उससे कंपेयर करें, इस चीज़ में लाखों साल लग जाते हैं। तो फिर सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन क्या है जो कि फ़िलहाल चल रहा है? इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन, जो फ़िलहाल चल रहा है। रिसर्चर ने इसको डिस्क्राइब किया कि अब तक का मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो स्पीशीज़ का लॉस होगा ना, वो परमानेंट होगा, फिर ये रिकवर नहीं करेंगी। तो ह्यूमन बींग्स का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन कहना पड़ रहा है, बताओ। एक रीज़न है कि ह्यूमैनिटी जो है वो, उसके ऊपर एक ह्यूमैनिटी अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट है। यानी कि जब 450 मिलियन ईयर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स हमेशा से नहीं थे ना, तो अभूतपूर्व थ्रेट मतलब खतरा। इससे पहले ऐसा ह्यूमैनिटी जैसा कोई खतरा एग्जिस्ट नहीं करता था। और दूसरी बात, ह्यूमैनिटी जो है वर्ल्ड वाइड अपने नंबर्स में ग्रो कर रही है। तो लॉस ऑफ स्पीशीज़ का है ना, वो बेसिकली है जब से ह्यूमन एंसेस्टर्स डेवलप हुए हैं और इन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप किया पिछले 11,000 साल के अंदर। उसके बाद से ही ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो सडनली इंक्रीज़ हुई है 1 मिलियन से 7.7 बिलियन पर। चेंजेस क्या हुए थे और क्या हो रहे हैं? 400 से ज़्यादा वर्टेब्रा स्पीशीज़ होती है जिनकी स्पाइन होती है। ठीक है, पिछले 100 सालों के अंदर, लास्ट सेंचुरी के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली उनको 10,000 के आसपास का टाइम, 10,000 साल के आसपास का टाइम लगता है एक्सटिंक्ट होने के लिए। सॉरी। एक सैम्पल है, उसमें 177 स्पीशीज़ होती हैं लार्ज मैमल्स की, जिसमें मोस्टली ने अपना 80% से ज़्यादा जोग्राफिकल रेंज पिछले 100 सालों के अंदर लॉस्ट कर दी है। ठीक है, 32% जो है उसमें ओवर 27,000 जो वर्टेब्रा स्पीशीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं वो करेंटली एंडेंजर्ड है और उनका एक्सटिंक्ट होना, एंडेंजर्ड का मतलब कि अभी एक्सटिंक्ट नहीं है लेकिन बहुत कम नंबर में है, और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि ख़त्म हो चुकी हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड है लेकिन बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, स्पेशली डेसिमेटेड बाय लीगल और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। डेसिमेटेड का मतलब होता है किलिंग इन लार्ज नंबर्स, तो लीगली या फिर इलीगली उनको लार्ज नंबर्स में किल किया जा रहा है इसी के कारण। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जैसे मैमल्स की जिनको रिलेटिवली सेफ थी 2 डेकेड्स हो गए, यानी कि 20 साल पहले, लेकिन अब वो एंडेंजर हो चुकी हैं, जैसे चीता हो गया, लाइन हो गया, जिराफ हो गया। अगर बात करें तो कितने चीता शेर बचे हैं, तो सिर्फ 20,000 शेर बचे हैं इस देश के धरती के ऊपर, 7,000 चीता बचे हैं, 500 से 1,000 जाइंट पांडा है और कुछ 250 सुमात्रन राइनोसॉर्स है, सिर्फ इतना इनका काउंट बचा हुआ है। वल्नरेबल रीजन्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन से उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डिक्लाइन हुआ है। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? ये हमारी अर्थ है, हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, और इस लाइन के ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला रीजन ये और ये नीचे वाला, इन दोनों को बोलते हैं टेम्परेट रीजन। तो कह रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है स्पीशीज़ का। ठीक है, और साउथ एशिया की अगर बात करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की, तो जो भी लार्ज बॉडी स्पीशीज़ थे ना मैमल्स की, वो मोर देन 4/5 अपने हिस्टोरिकल रेंजेस में, यानी कि 4/5 अगर उनकी बात करें तो वो सारा का सारा लॉस हो चुका है। जो टेम्परेट जोन्स है, मैंने आपको भी दिखाया था डायग्राम सा बना के, वहाँ पर स्पीशीज़ का जो लॉस है वो काफ़ी कम है। ठीक है, इन एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन, और एज मैनी एज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट वंस शेड आवर प्लेनेट आर नो लॉन्गर हेयर। यानी कि अभी जितने भी हैं ना, उससे आधे, उससे भी ज़्यादा, उसके डबल से ज़्यादा एनिमल्स थे और आज की डेट में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इस लॉस को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है अ मैसिव इरोजन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने ये दी है। होता क्या है जब कोई भी एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो इम्पैक्ट जो है वो बहुत टेंजिबल हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लॉस इन, यानी कि क्रॉप पॉलिनेशन खत्म हो सकती है। देखो, कोई इंसेक्ट होते हैं, बर्ड होते हैं, एनिमल होते हैं, यही तो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, एक प्लांट से पॉलन ग्रेन्स को दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके कारण ग्रोथ होती है, फ्यूजन होता है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई स्पीशीज़ बीच में गायब हो जाती है तो बहुत वाइड स्केल के ऊपर क्रॉप का पॉलिनेशन जो होगा वो रुक जाएगा।
अगर एक स्पीशीज स्पेशल का एक बहुत स्पेसिफिक फंक्शन है इकोसिस्टम के अंदर, तो उसका जो लॉस होगा ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो पूरे के पूरे फूड चेन को इम्पैक्ट करेंगे। एक्सटिंक्शन का जो इफेक्ट होता है ना, वो बढ़ता ही जाएगा आने वाले दशकों के अंदर, जिसके कारण जेनेटिक और कल्चरल वेरिएबिलिटी होगी ना, यानी कि जीन्स के अंदर भी चेंज आएंगे, कल्चर में चेंज आएंगे, वो सारे के सारे इस इकोसिस्टम को पूरे को चेंज कर रख देंगे। मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन और स्पीशीज़ ड्रॉप्स टू लो, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन में स्पीशीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉप कर जाती हैं, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है ना इकोसिस्टम के फंक्शन के ऊपर, वो और उसकी सर्विस होती है वो अनइम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो ये एक जनरल वेरिएबिलिटी और रेजिलियंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण ह्यूमन वेलफेयर का जो एक एस्पेक्ट होता है ना, वो भी लॉस्ट हो जाता है। असम गैस लीक। असम के अंदर ना 27 मई से एक गैस लीक हो रही है, जो कि स्पेशली नेचुरल गैस है, कॉन्टीन्यूसली फ्लो कर रही है गैस से। वो गैस वेल है। देखो जो ये वेल होते हैं ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गैस का ही वेल होगा। किसी वेल के अंदर से फ्यूल, क्रूड ऑयल और गैस दोनों निकल सकते हैं, लेकिन ये वाला जो वेल था इसमें सिर्फ और सिर्फ गैस निकल रही थी। ठीक है, एक बहुत ही सडन और अनकंट्रोल्ड रिलीज़ हो रहा है गैस का। और ये हुआ कहाँ पर है? ऑयल इंडिया लिमिटेड का ना एक पॉइंट था जहाँ से वो गैस को एक्सट्रैक्ट करते थे। भजगन के अंदर, भजगन गैस वेल है। ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, असम के अंदर। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसको 2006 में स्टार्ट किया था। तो आसपास के जो लोग हैं उन सबको इवैक्यूएट करा दिया गया है। कुछ वैरायटी ऑफ फिश हैं और स्पेशली गेंजेटिक डॉल्फिन जो है वो बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। उनकी थोड़ी डेथ हो गई है क्योंकि गैस के कारण उनको वो सर्वाइव नहीं कर पाए उसके अंदर। लीकेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट जो डिस्चार्ज हो रहा था ना, फ़िलहाल जो डिस्चार्ज हो रहा था कि कितना डिस्चार्ज, 90,000 स्क्वायर क्यूब मीटर पर डे हो रहा था। ठीक है, लेकिन नॉर्मली कितना होता था उसके अंदर, 80,000 SCMD का स्क्वायर क्यूब मीटर पर डे। प्रेशर जो था इसका फ़िलहाल 4200 PSI था। PSI होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, लेकिन नॉर्मली होता क्या था, 2700। तो ये कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन थी। एक तो फ्लो बहुत ज़्यादा था, दूसरा उसी के कारण प्रेशर यूनिट थी वो भी ज़्यादा हो गई थी, उसी के कारण ये ब्लो आउट हुआ है। ब्लो आउट होता कैसे? जो प्रेशर बैलेंस होता है ना वेल के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ किक्स लगती हैं और प्रेशर में चेंजेस आते हैं। अगर इसको टाइम से कंट्रोल नहीं किया जाता है तो सडन ब्लो आउट हो जाता है। और भी बहुत सारे पॉसिबल रीजंस होते हैं ब्लो आउट के, जैसे कि सिंपली लैक ऑफ अटेंशन, पुअर वर्कमैनशिप, मेंटेनेंस अच्छे से नहीं करते हो, जो भी मटेरियल लगा हुआ है, जो भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मटेरियल है वो पुराना हो चुका होता है। सैबोटेज, मॉर्फोटेक्निक फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये वाला पार्ट आपसे मेंस में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन वैसे ही ज़्यादातर मोस्टली ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम स्पेसिफिक है। अब इसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट क्यों है? देखो जो कंट्रोल होता है ना ब्लो आउट का, वो डिपेंड करता है दो चीज़ के ऊपर। एक तो रिजर्वोयर का साइज़ कितना है, दूसरा किस प्रेशर के साथ वो गैस या फिर ऑयल बाहर आ रहा है। ये जो रिजर्वोयर है ये पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करना, क्योंकि उसमें एक तो जब गैस बाहर आ रही होती है तो गैस जो होती है ना इन्फ्लेमेबल होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है कि वो फायर को कैच कर लेगी। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, जो बहुत सारे जो ब्लो आउट्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ टाइम बाद कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सिंगापुर से 3 इंडिविजुअल्स की टीम को भी बुलाया हुआ है इसको पूरा एनालिसिस करने के लिए, और इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। ठीक है, जब ऑटोमेटिकली अपने आप कोलैप्स हो जाता है तो वैसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर पानी पंप किया जाता है। ठीक है, ताकि जो गैस है वो आग ना पकड़े। अच्छा, ये वाला कितना सीरियस लीक हुआ है, तो कुछ 1610 फैमिलीज़ के अंदर कुछ 2000 2500 से लेकर 3000 के आसपास लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया रिलीफ कैंप्स के अंदर। रिवर डॉल्फिन की डेथ की रिपोर्ट्स आई हैं। ठीक है, और कुछ दूसरे वैराइटीज़ की फिशेज़ की भी डेथ की रिपोर्ट आई है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एम्बुलेंस और पैरामेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल होते हैं सपोर्टिंग मेडिकल स्टाफ, उन सबको स्टैंड बाई पे रखा हुआ है। लोकल्स ने कंप्लेंट की कुछ सिस्टम जैसे बर्निंग ऑफ आइज़, हेडेक एक्सेट्रा। ऑल्सो क्लोज में आसपास पास में ही मगूरी मोटापुंग वेटलैंड है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है जिसको नोटिफाई किया था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर ये न्यूज़ में आ गया है तो ये प्रीलिम्स में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है मैप के रिगार्डिंग और लोकेशन के बेस पे। इम्पैक्ट क्या हुआ डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के ऊपर। अब डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क अगर एरियल डिस्टेंस करें, देखो गैस तो एयर से ही जाएगी ना, गैस थोड़ी सड़क के रास्ते जाएगी टेढ़ी मेढ़ी। तो एरियल डिस्टेंस के मुताबिक वो जो पार्क है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब इस पार्क के अंदर बहुत सारे रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है फ्लोरा और फोना के, स्पेशली 36 स्पीशीज़ है मैमल्स के और कुछ 400 के आसपास स्पीशीज़ है बर्ड्स के, जो फिलहाल काफ़ी खतरे में हैं। नेचुरल गैस के बारे में अगर बात करते हैं, नेचुरल गैस होता है क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल होता है। ठीक है, जितने भी अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है उन सब में से, और इसको यूज़ करते हैं हम लोग फर्टिलाइज़र, प्लास्टिक और कुछ और कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह होते हैं उन सब के मैनेज के लिए। उसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ किया जाता है, हीटिंग पर्पज़ के लिए भी इंडस्ट्रीज़ में और कमर्शियल यूनिट्स के अंदर।
नेचुरल गैस को कुकिंग के लिए भी डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स में भी यूज़ करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है व्हीकल्स के अंदर ही। ओके। तेलंगाना के हाई कोर्ट ने कोविड-19 को एक ट्रोजन हॉर्स के साथ कंपेयर किया है। कैसे किया है, क्यों किया है, क्या सब ये होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये जान लो 2014 के अंदर तेलंगाना जो था वो आंध्र प्रदेश से अलग एक स्टेट बन गया था और ये इंडिया का लेटेस्ट जो स्टेट रिसेंट में जो स्टेट बना है वो तेलंगाना ही है। जम्मू कश्मीर को रिसेंटली डिमार्केट किया गया था और दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली को आपस में मर्ज करके एक बना दिया गया। तो जो हाई कोर्ट हैं तेलंगाना में, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को उन्होंने फटकार लगाई है और बोला है कि आप लोगों की जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग है ना, ये बहुत ही लो है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी टेस्टिंग आप लार्ज नंबर्स में नहीं कर रहे हो जिसके कारण आप ट्रोजन हॉर्स को इनवाइट कर रहे हो। इसका मतलब क्या होता है ट्रोजन हॉर्स का? तो देखो बेसिकली एक मेटाफर है। मेटाफर मतलब एक कहावत है, कहने वाली बात होती है। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली वो होता है, कोई भी ऐसा इंसान और कोई भी ऐसा सस्पिशियस इन चीज़ होती है या फिर डिसीव करती है आपको, धोखाधड़ी होती है आपके साथ, तो आपको मिसलीड करती है एक टारगेट को इन ऑर्डर टू अटैक, यानी कि वो आपके ऊपर अटैक करना चाहती है लेकिन आपको मिसलीड करके धोखे में रखती है वो चीज़, उसको ट्रोजन हॉर्स बोलता है। तो ये हाई हाई कोर्ट ट्रोजन हॉर्स किसको बोल रहा है? जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं ना, जाकि जो लोग सिम्टम नहीं दिखा रहे लेकिन जो कोरोना वायरस कैरी कर रहे हैं, उनको ये ट्रोजन हॉर्स बोल रहे हैं। ये एक एंशियंट ग्रीक स्टोरी है ट्रोजन वॉर करके। ये एपिक है जिसने सेंचुरीज तक इन्फ्लुएंस करके रखा था वेस्टर्न पोइट्री, आर्ट और कल्चर को। ट्रोजन वॉर के बारे में हल्का सा हम लोग जान लेते हैं। जो एंशियंट ग्रीक स्टेट था ना, स्पार्टा, उन्होंने इन्वेड किया था ट्रॉय को, जो बेसिकली एक किंगडम था वेस्टर्न शोर पे, जो आज की जो मॉडर्न टर्की है ना, उसके वेस्टर्न शोर को इमेजिन करो। वहाँ पर जो स्पार्टन क्वीन थी हेलन, वो ट्रोजन प्रिंस पेरिस के साथ भाग गई थी, लेकिन कुछ कहानियाँ ये बताती हैं कि हेलन थी उनको ट्रोजन्स ने एबडक्ट कर लिया था। ठीक है। इसी बात से दुखी होकर डिस्ट्रॉट हेलेन्स हस्बैंड, हेलन के जो हस्बैंड थे स्पार्टा के किंग मेनेलियोस, ठीक है, उन्होंने अग्नामेमोन उनका जो भाई था उनके साथ और किंग ऑफ माइसेने जो कि दूसरा ग्रीक स्टेट था, उन सब के साथ जाके हेलन को रेस्क्यू करने के लिए चले गए थे। ग्रीक्स को बहुत सारे लोग पावरफुल एलाइज ने सपोर्ट किया था, जिसमें कुछ बहुत सारी फेबल वॉरियर्स जैसे एक्िलीज था, ऑडियसियस था, नेस्टर था, आइजैक्स था। ये जो ग्रीक्स थे इन्होंने एजियन सी को क्रॉस किया था जहाँ पर, और वहाँ जाकर इन्होंने ट्रॉय से डिमांड की थी हेलेन को रिटर्न करने की। कुछ कहानी जो है ये उसकी जैसी है, रामायण जैसी। हालांकि ये रामायण से इन्फ्लुएंस्ड है, वहाँ पे जाके इन्होंने अपने हिसाब से बना दिया था। ये सच्ची कहानी जितना मेरे को पता है, मतलब मैंने भी सुना है इसके बारे में बहुत है। तो एक ब्लडी बैटल, एक खूनी बैटल चला था वहाँ पर कुछ 10 साल तक। ठीक है। जिसके बाद ग्रीक्स ने क्या किया था, एक शो किया था। ग्रीक्स ने दिखाना चाहता कि हम लोग अपनी पोजीशन छोड़ के जा रहे हैं, शो किया था कि रिट्रीट कर रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा ना, बहुत बड़ा, तो ट्रॉय के वहाँ जो फोर्ट था उसके अंदर ही छोड़ दिया था और उन्होंने ये बोल दिया आप लोगों के लिए गिफ्ट है, हम लोग यहाँ से लौट के जा रहे हैं। ठीक है। और उस ट्रॉय के उस बड़े से लकड़ी के घोड़े के अंदर उन्होंने सिपाही छुपा के रख दिए थे। तो बहुत ही अनसस्पेक्टेड था। ट्रोजन लोगों को लगा कि भैया ये तो एक तोहफा हो गया, वो लोग उसको खींच के लेके जाने लगे। तभी रात के टाइम के अंदर सोल्जर्स होते हैं उसमें से निकल जाते हैं, और स्पेशली जिनको ओडिसियस लीड कर रहा था उनको हॉर्स के अंदर। ठीक है। सिटी के गेट को फिर वो अंदर से खोल देते हैं, फिर बहुत बड़ी आर्मी होती है, वो अंदर जाके ट्रॉय को पूरा का पूरा तबाह कर देती है। इस पर मूवी भी बन चुकी है, आप लोगों ने प्रॉब्ली देखी होगी। जो होमेरियन क्लासिक ओडिसी है ना, वो कहते हैं कि उसके बाद हेलेन जो है वो स्पार्टा से वापस स्पार्टा में लौट के आ गई थी मेनेलियोस के पास। तो हाई कोर्ट ने ट्रोजन हॉर्स के साथ इनको क्यों कंपेयर किया है? हाई कोर्ट ने इसलिए कंपेयर किया कि जो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस के कैरियर्स होते हैं ना, वो ट्रोजन हॉर्स। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे अनसस्पेक्टेड हैं, लेकिन यही सब लोग हैं जो बीमारी फैला रहे हैं। सिमिलर टू द स्टोरी ऑफ ट्रॉय, हम लोग भी इंटरेक्ट करते हैं ऐसे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के साथ, उनसे बात करते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं और हमको सस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, उन पर शक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जिससे कि कारण क्या हो रहा है कि जो वायरस का ट्रांसमिशन होना है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि किसी इंसान के ऊपर कोई वो तो दिखते ही नहीं है सिम्टम्स कि वो खांस नहीं रहा है, उसको भी फीवर नहीं हो रहा है, वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। ठीक है। जिसके कारण उसको टेस्ट करने की आशंका भी कम हो जाती है। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हम लोगों को जो फैक्ट जानना होगा वही होगा कि 1998 के अंदर यूनेस्को ने ये डेजिग्नेट कर दिया कि जो ट्रोजन है वो हिसार लिंक का ही है टर्की के अंदर, और उसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दे दिया था। यहाँ पर ये आज की न्यूज़ खत्म होती है। जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ कि फैक्ट फॉर प्रीलिम्स हम लोग डेली नहीं करते हैं, मंथ के एंड में जो मंथली कंपाइलेशन आएगी उसी में एक बार सारे के सारे हो जाएंगे। देखो विजन की कंप्लीट मैंने मंथली कंपाइलेशन में पूरी अपलोड कर दी, उसको प्लीज़ देखो। जिन लोगों को थोड़ी भी 10% भी आंसर राइटिंग में डाउट होता है, प्लीज़ उस सीरीज़ को ज़रूर देखो। और पिछले महीने की ये इनसाइट की जो मंथली कंपाइलेशन है वो भी ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। अब 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए, उसमें बहुत सारे 30-40 टॉपिक कर चुका हूँ। 30-40 भी गए थे, 50 के आसपास टॉपिक्स कर चुका हूँ उसमें मैं। और अभी 2-3 वीडियो और आएगी उसमें, आई थिंक मैं 6 तक वीडियो में कवर कर दूँगा उसको। तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखें, और विजन वाले तो बिल्कुल भी मिस मत करना।